हम सभी पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जीएसटी से संबंधित जर्नल एंट्री हम लोग पढ़ रहे थे। चलो जर्नल एंट्री की चर्चा कर रहे थे तो जरा फटाफट बताना शुरू करो। गुड्स परचेज का जर्नल एंट्री बता दिए थे, गुड्स सोल्ड का जर्नल एंट्री बता दिए थे, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, कोई फिक्स एसेट खरीदा तो, अरे गजब हाल है, फिक्स एसेट खरीदा तो एंट्री नहीं बोले थे, कोई एक्सपेंस पेड किया तो, कोई इनकम कमाया तो, और सभी में जीएसटी का एंट्री कब कब और कहां कहां होगा बता दिए थे ना। यस सर। चलिए अब हम लोग लिखते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन, जैसे कि मान लो गुड्स विड्रॉन कर लिए, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जर्नल एंट्री को आगे पढ़ाते हैं। जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू, किसे संबंधित, रिलेटिंग टू जीएसटी। और हमने यहां पर क्या एज्यूम किया था कि जो भी सप्लाई हो रहा है वो इंट्रा स्टेट हो रहा है। क्या हो रहा है, सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। और इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब बोलो ना, विद इन द स्टेट बोल सकते हैं क्या, विद इन द स्टेट, या विद इन द स्टेट माने स्टेट के अंदर ही, राज्य के अंदर ही, राज्य के बाहर सप्लाई नहीं हो रहा है, राज्य के अंदर ही हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा जीएसटी लगेगा, एस जीएसटी और सी जीएसटी लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब कुछ इन्हीं सब जीएसटी के साथ अब कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन हम लोग सीखेंगे। क्या हुआ, INTRA होगा ना यहाँ पे, इंट्रा, ओके इंट्रा, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो अब कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन हम लोग सीखने चल रहे हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि गुड्स, कल जितना भी सीखे थे, गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स हमने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो जर्नल एंट्री बताना है सर, जर्नल एंट्री। सामान्यतः गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो आप लोग एंट्री क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही करते हैं ना। और आप लोगों ने देखा था कि गुड्स जब खरीदे थे तो एंट्री क्या किए थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब जीएसटी हम लोग साथ में लगा रहे थे तो परचेज के साथ ही जीएसटी होता था। ऑलवेज जीएसटी परचेज और सेल के साथ ही होगा। समझ गए बात, नहीं समझ में आया? अरे परचेज कर रहे थे और जीएसटी जमा कर रहे थे तो एंट्री क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होता था ना। मैंने परचेज अकाउंट डेबिट के साथ इनपुट जीएसटी डेबिट होता था, मैंने परचेज के साथ जीएसटी भी रहता है। अब वैसे ही सेल का एंट्री होता था तो सेल के साथ जीएसटी। आया बात समझ में? आउटपुट जीएसटी होता था लेकिन सेल के साथ। तो मेरे कहने का मतलब कि यहां भी परचेज और सेल के साथ ही हमेशा जीएसटी रहेगा। तो अब यहां पर गुड्स विड्रॉ किया गया है तो एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और जीएसटी भी उसमें होगा ना। तो परचेज के साथ कौन सा जीएसटी, इनपुट जीएसटी। आया बात समझ में? तो एंट्री हो जाएगा यहां पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू, बोलो, इनपुट SGST अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट। किसी को दिक्कत? डेबिट वाला डेबिट में और बाकी सब क्रेडिट वाला सब क्रेडिट में। कोई दिक्कत? बना लोगे? अरे बोलो ना। इसके बाद वाला एंट्री बोलो। अगर हम कहते हैं सारे के सारे स्पेशल एंट्रीज को सीखना है, सारे के सारे स्पेशल एंट्रीज को सीखना है, जैसे कि गुड्स विड्रॉ मैंने कहा, इसी प्रकार से लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर, गुड्स स्टोलन, ये सब भी हो सकता है क्या, बोलो ना। तो ये जितने स्पेशल ट्रांजेक्शन थे, जैसे कि मान लो लॉस बाई फायर, या कहो तो लॉस बाई थेफ्ट, है ना, या स्टोलन बाई एम्प्लॉय कह लो। और बोलो और किसी तरीके का और कोई लॉस होता था क्या? नहीं होता था। गुड्स गिवन एज चैरिटी, लॉस नहीं है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस या लॉस नहीं मानते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गिवन एज चैरिटी। और बोलो और कुछ होता था,
चैरिटी कह लो या एडवर्टीजमेंट, दोनों को एक ही कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट, है ना। और बोलो तो, और कोई, चैरिटी कह लो या एडवर्टीजमेंट कह लो, और बोलो। हाँ, डोनेशन, चैरिटी को ही डोनेशन बोलते हैं, लिख भी सकते हो अलग से अगर लिखना है तो, लेकिन क्या ही लिखना है, चैरिटी को ही तो डोनेशन बोलते हैं। और बोलो, और कुछ होता है क्या? फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट को ही फ्री सैंपल बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन दे सकता है। तो नॉर्मली जब ऐसे ट्रांजैक्शंस देते हैं तो इनका एंट्री आप लोग क्या करते हैं, और जीएसटी नहीं होता है तो एंट्री क्या करते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसेज एंड लॉसेज अकाउंट डेबिट, ये सारे के सारे एक्सपेंसेज एंड लॉसेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब परचेज के साथ ही क्या करना है, इनपुट है जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, बोलो ना, एंट्री क्लियर। यस सर। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेज को डेबिट लिखो, बोलो जैसे कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अरे कहने का मतलब ये अलग अलग मिलेगा आप लोगों को, लेकिन हमने बता दिया कि सबका एंट्री एक एक होगा, तो कहे ना कंपाउंड एंट्री कर दें। अब जो मिलेगा आप लोगों को सिंगल सिंगल वो करते रहिएगा। कभी आप लोगों को लॉस बाय फायर मिलेगा तो लिखिएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और उसी में टू करके इनपुट जीएसटी, काम खत्म। नहीं समझ में आया? तो जो जो भी एक्सपेंस या लॉस आएगा, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एट चैरिटी को क्या बोलते हैं, बोलो तो। अरे गुड्स गिवन एट चैरिटी को क्या बोलते हैं? तो चैरिटी अकाउंट डेबिट लिखते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और ये एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल को एडवर्टीजमेंट ही बोलते हैं ना, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल अगर कहीं मिलता है ना, तो दोनों के लिए एडवर्टीजमेंट शब्द ही प्रयोग करते हैं। तो ये सब एक्सपेंस या लॉस है, इन सबको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इन सब के रूप में क्या दिए हैं, गुड्स दिए हैं, है ना। इन सब में क्या हुआ है जी, गुड्स, बोलो ना। तो गुड्स के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, टू परचेजेज अकाउंट, और जहां परचेजेज अकाउंट वहीं पर टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बोलो ना। डेबिट वाला सब डेबिट में लिख दिए, क्रेडिट वाला सब क्रेडिट में। एंट्री भारी लग रहा है क्या? नो सर। आया बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, यही सप्लाई हमने मान के बताया आप लोगों की ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना। अभी तक लगभग कल कुछ एंट्री 5-7 को किए थे, 8 को किए थे, आज 2 को किए। आज 2 गो में बहुत सारा हो गया, इसमें तो बहुत सारा एंट्री है, इसमें तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो एंट्री छिपा है, 5 गो, है ना। चलो ध्यान दो। तो हमने कहा कि अगर ये जितना भी एग्जाम्पल हम समझाएं 10-12 गो, वो सभी एग्जाम्पल हमने ये मान के समझाया कि ये जो सप्लाई हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, मतलब सप्लाई विद इन द सेम स्टेट हो रहा है, यानी एक ही राज्य में सप्लाई हो रहा है। लेकिन इसी को अगर हम मान ले इंटर स्टेट सप्लाई, तो जहां जहां सीजीएसटी एसजीएसटी लगाए हो, चाहे इनपुट में चाहे आउटपुट में, वो सब जगह क्या लग जाएगा, इनपुट आईजीएसटी, और जहां आउटपुट होगा वहां आउटपुट आईजीएसटी। बस क्लियर है कंसेप्ट। अगर हम कह दें कि यही सप्लाई किसी यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, और यूनियन टेरिटरी में ही हो रहा है, उसी के अंदर हो रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जहां जहां एसजीएसटी लिखे हो ना, केवल वो चेंज हो के वहां पर यूटीजीएसटी लग जाएगा, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। इनपुट होगा तो इनपुट यूटीजीएसटी, आउटपुट होगा तो आउटपुट यूटीजीएसटी, लेकिन उसके साथ हमेशा सीजीएसटी तो रहता ही रहता है सर। आया बात समझ में? तो ये सब तो आप लोग पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, बोलो कोई दिक्कत? चलो अब बताओ, ये हो गया एसजीएसटी सीजीएसटी यूटीजीएसटी का काम खत्म। और आप लोगों को एडजस्टमेंट बता दिए थे ना, कल ही बता दिए थे आई थिंक, कि अगर एसजीएसटी या सीजीएसटी कोई भी हो इनपुट में और आउटपुट में, तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को एडजस्ट किया जाता है आउटपुट के अगेंस्ट में।
मतलब जितना भी हमने इनपुट में लगाया है वो सब क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे आउटपुट से। तो उसके लिए एंट्री हम लोगों ने पास किया था कल। तो आउटपुट जीएसटी नाम का लायबिलिटी खत्म तो डेबिट, इनपुट जीएसटी नाम का एसेट खत्म तो क्रेडिट। तो एंट्री था आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। अब वो जीएसटी में एस जीएसटी है कि सी जीएसटी है आप तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास बच गया था, अगर यूटी जीएसटी और यूटी कह रहे हैं एक्सेस, जो आउटपुट जीएसटी बच गया था, बचा था ना, कल एग्जांपल में भी समझाए थे कि मान लो कि लेट सपोज 15 रुपया हमने आउटपुट जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया है और 12 रुपया ही इनपुट दिए थे पहले, तो 12 रुपया एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 3 रुपया अभी भी ज्यादा है ना आउटपुट, तो 3 रुपया अभी भी क्या कहलाएगा, लायबिलिटी, और उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो जब गवर्नमेंट को पे करेंगे तो वो भी आउटपुट जीएसटी नाम का लायबिलिटी 3 रुपया जो हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा। तो लायबिलिटी खत्म तो डेबिट, और पैसा पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, यानी कि आउटपुट जीएसटी, जो भी जीएसटी हो, एस जीएसटी चाहे सी जीएसटी, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखवा दिए थे, कल ही लिखवा दिए थे, सबको समझाए भी थे, बस अभी रिवीजन करा रहे हैं। आया बात समझ में। तो सब तरह का एंट्री हो जाने के बाद, हर तरह का एंट्री खत्म हो जाने के बाद, लास्ट में याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जब भी हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो सारा एंट्री हो जाने के बाद ये दो काम जरूर करना है। पहला, इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करना है, और एक्सेस अगर आउटपुट जीएसटी होगा तो उसको बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को पे कर देना है। ये जो एडजस्टमेंट का और गवर्नमेंट को पे करने का जो एंट्री है, ये सबसे लास्ट में ये दो ठो एंट्री होगा ही होगा, हर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। आया बात समझ में, बोलो ना। सारा एंट्री खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन में ये दो एंट्री लास्ट में करना है, एक एडजस्टमेंट करने का इनपुट जीएसटी से आउटपुट जीएसटी का, और दूसरा एक्सेस आउटपुट जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करना है। ये ध्यान रखिएगा, दो जनरल एंट्री। आया बात समझ में, बोलो ना। यस सर। एक और चीज नॉलेज के लिए बता देते हैं, फिलहाल ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो और डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने जीएसटी में, अगर हम कहें तो नॉर्मली 3 तरह का जीएसटी पढ़ा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईटीजीएसटी। जब एडजस्टमेंट की बात होगी तो सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट किया जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब है इसका। फिलहाल इतना ध्यान में रखिए कि सब एंट्री खत्म हो जाने के बाद एडजस्ट करते हैं ना हम लोग इनपुट से आउटपुट को, तो जो एडजस्टमेंट किया जाएगा उसमें सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्टमेंट किया जाएगा, और तब सीजीएसटी और एसजीएसटी का किया जाएगा। जैसे इनपुट के रूप में मान लो कि कोई सप्लाई हम लोग इंट्रा स्टेट की है, कोई इंटर स्टेट की है, सप्लाई तो कहीं भी हो सकता है, कोई स्टेट के अंदर, कोई स्टेट के बाहर भी हो सकता है। तो स्टेट के अंदर वाले में हमारे पास इनपुट जीएसटी होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी, और स्टेट के बाहर कोई सप्लाई किए होंगे तो उसमें आईजीएसटी होगा। तो इनपुट के साथ आउटपुट भी तो हो सकता है ना, इनपुट आउटपुट दोनों होगा। तो आप लोगों को मालूम है कि जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं इनपुट से आउटपुट का। तो जो एडजस्टमेंट किया जाएगा ना, वो सबसे पहले आईजीएसटी का किया जाएगा, ये बस कहना चाहते हैं हम। आईजीएसटी जो इनपुट है उसको आईजीएसटी आउटपुट के साथ पहले एडजस्ट कर लिया जाएगा, और जब आईजीएसटी का एडजस्टमेंट हो जाएगा तब आप लोगों को एसजीएसटी और सीजीएसटी में से किसी का भी करना है। बस इतनी सी बात अभी फिलहाल ध्यान में रखना है, जब क्वेश्चन मिलेगा तो और डिटेल में हम लोग समझेंगे इसको। क्लियर है? पहले एडजस्टमेंट किसका करना है, आईजीएसटी का, और फिर एसजीएसटी सीजीएसटी में से किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। आइए, तो क्या इतना सीखने के बाद हम लोग सवाल बना सकते हैं सर? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। आइए शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग निकाल लीजिए जल्दी से, जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक मिनट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक टॉपिक मेरा थोड़ा थ्योरी में छूटा सा लग रहा है, जो है कि रेट, जीएसटी रेट्स ऑन सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। रेट्स की बात कर लेते हैं, रेट्स ऑफ जीएसटी। इधर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है? रेट्स ऑफ जीएसटी। तो अगर हम रेट की बात करें तो देखो, आप सभी को प्रोडक्ट वाइज याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीए इंटर तक का पढ़ाई किए हैं, उसमें भी हम लोग को प्रोडक्ट वाइज रेट्स याद करने को नहीं मिला था, ठीक है?
अब कोई कहे कि बताओ है मोबाइल पर कितना % जीएसटी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है याद करने की। इसके लिए इन सभी के लिए कोड बनाए गए हैं। लॉ जब जीएसटी जब आप लोग डिटेल में पढ़िएगा सीए वगैरह में, तो सीए फाइनल में कहीं आप लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट वाइज, वो भी प्रोडक्ट वाइज याद करने को नहीं मिलेगा, कोड समझने को मिलेगा कि कौन से हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह का कोड जीएसटी में बनाया गया है, और उसी कोड के माध्यम से ये पता चल पाता है कि इस पर जीएसटी कितना लगेगा। ठीक है, जीएसटी में ऐसा नियम, मान लो कि हजारों लाखों प्रोडक्ट है दुनिया में, कितना याद करेंगे हम लोग कि कौन कौन पे कितना कितना लगता है। हाँ, तो नॉर्मली समझने के लिए एक नॉर्मल भाषा में एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि जो डेली यूज का हमारे लिए सामान होगा, खाने पीने का सामान, उस पर नील रेट का जीएसटी लगेगा। अगर कोई गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी वगैरह होगा उस पर 3% का जीएसटी लगेगा। अगर कोई नॉर्मल कंजम्पशन का आइटम है उस पर 5% भी जीएसटी लग सकता है। और कुछ कुछ जैसे कपड़ा वपड़ा हो गया, मोबाइल वगैरह हो गया, इस पर 12% का जीएसटी लगेगा। कोई कोई महंगा सामान जैसे कंप्यूटर लैपटॉप ये सब हो गया, इस पर 18% का जीएसटी लगेगा। और बहुत ज्यादा जो जैसे लग्जरी आइटम है उस पर 28% तक का जीएसटी लग सकता है, मतलब कार वगैरह पे 28% का जीएसटी। तो समझने के लिए इस तरीके से आइटम वाइज आइटम नॉर्मली समझा जा सकता है, बट इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि कोड बनाए गए हैं, ये अभी आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को बस करना क्या है, तो रेट्स कितने कितने जीएसटी के लगते हैं हमारे इंडिया में, कौन कौन सा वो रेट है, रेटवा याद कर लेना है। ठीक है, इस और जो भी प्रोडक्ट पे रेट लगने वाला है वो प्रोडक्ट याद करने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि सीए इंटर तक तो हम लोग को पढ़ने को नहीं मिला। ऐसा रेट्स पढ़ने को मिले थे, लेकिन प्रोडक्ट वाइज नहीं कि बताओ कोई पूछे कि भाई कपड़ा पर कितना जीएसटी दिए हो, ऐसा रेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अलग से लॉ में कुछ कुछ कोड्स बनाए गए हैं, जब कोड्स वगैरह पढ़ाई होते हैं सीए फाइनल वगैरह में तो आपको वहां पढ़ने को मिलते हैं। अभी फिलहाल आपको रेट याद रखने की जरूरत है कि जीएसटी में इंडिया में कौन कौन से रेट जो हैं वो बनाए गए हैं। तो आपको बता दे, जैसा मैंने बताया था, बुक में आपके नहीं दिया है, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी जो है, मैक्सिमम जीएसटी का जो रेट है वो 40% तक का लग सकता है। कितने परसेंट तक का? मैक्सिमम 40% तक का लग सकता है, लगा नहीं है अभी तक। अभी तक मैक्सिमम कितने तक लगा है? 28%। जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं जैसे लग्जरी कार वगैरह हो गया, इन सब पे 28% तक का जीएसटी लग चुका है। माने मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी हमारे इंडिया में फिलहाल कितना है? 28%। माने इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हम लोग मैक्सिमम 28% तक का टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है बात? तो चलिए ध्यान से सुनिए। तो रेट्स ऑफ जीएसटी में कौन कौन से रेट है सर? तो हमने कहा एक नील रेट या जीरो रेट, नील रेट या जीरो रेट का जीएसटी, मतलब लगता है जीएसटी। देखिए आइटम को समझने की कोशिश कीजिए, इस वर्ड का मतलब क्या है। ये नील रेट या जीरो रेट कहने का मतलब ये हुआ कि उन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है लेकिन 0% से। कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। अब आप लोग कहिएगा कि सर जीरो रेट का भी तो मतलब वही हुआ कि नहीं लगा। नहीं नहीं, लॉ को समझने की कोशिश कीजिए। लॉ कहता है कि जीएसटी इस पर लगता है। तो जीएसटी लगना और जीएसटी नहीं लगना ये दोनों अलग शब्द हैं। तो अगर कोई कहता है कि बताइए इस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है क्या, तो अगर जीरो रेट भी लगता होगा तो कहेंगे कि हाँ जीएसटी लगता है। और जीएसटी नहीं लगता है का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जीएसटी के लॉ से ही एग्जेम्प्ट है, बाहर है। जैसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक प्रोडक्ट, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। आ रहा समझ में? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में कहता है लग सकता है आने वाले समय में, फिलहाल नहीं लगता है। लेकिन दारू पे कभी नहीं लगेगा। दारू के बारे में बता दें, इंग्लिश में बोले तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब जीएसटी का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि जीएसटी लॉ में, जीएसटी एक्ट 2017 में कैसे जीएसटी को डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेशन में ही अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर कर दिया गया है, डेफिनेशन में ही। और डेफिनेशन में बाहर होने का मतलब यह हुआ कि जीएसटी कभी भी उस पर नहीं लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में कहता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लग सकता है, फिलहाल नहीं लग रहा है, लग सकता है आने वाले समय में, जब भी जीएसटी काउंसिल चाहेगा ना। अब ये क्या है सर? तो जीएसटी पर रेट कैसा लगाना है, कब रेट चेंज करना है। आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी प्रोडक्ट पे, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले रवि सर इंक का बिजनेस कर रहे थे, तो 12% का जीएसटी लग रहा था जब वो शुरू किए थे। तो अभी देख रहे हैं कि उस सारे प्रोडक्ट पे 18% का जीएसटी हो गया है, जिसकी वजह से इंक का दाम मार्केट में बढ़ गया। जिसकी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि कार्ड वगैरह के दाम बढ़ गए थे, जो भी शादी वादी कार्ड था। या नहीं तो आप लोग सिंपल भाषा में कहें तो आप लोग जेरोक्स सुने होंगे, 1 रुपया से 2 रुपया हो गया है,
₹3 हो गया है। तो ये सब इसी वजह से हुआ है, जीएसटी बढ़ गया, रेट अचानक से। रॉ मटेरियल जिससे इंक बनता है वो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, तो सब महंगा तो होगा ना फिनिश प्रोडक्ट। तो ये सब लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, हम क्या बताना चाहते हैं। तो सर हम ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात कर रहे थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, और कुछ नील रेट या जीरो रेट वाली बात कर रहे थे। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी दारू, सिंपल भाषा में बोले तो इस पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जीएसटी के डेफिनेशन से ही बाहर है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बोलता है कि जीएसटी काउंसिल का मतलब कब कितना जीएसटी लगाना है, किस पे लगाना है, किस पे हटाना है, किस पे बढ़ाना है, ये सब डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, काउंसिल बनाया है जीएसटी डिपार्टमेंट में भारत सरकार के द्वारा, जिसको जीएसटी काउंसिल कहते हैं, जो जीएसटी से संबंधित निर्णय लेता है। और उस जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। आया बात समझ में। तो निर्मला सीतारमन जी हमारी क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और वही जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष भी हैं। आ रहा बात समझ में। और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा एक काउंसिल कमेटी बनाया गया है, और वही लोग क्या करते हैं, जीएसटी से संबंधित निर्णय लेते हैं कि कब कैसे करना है, कितना लगाना है। आप लोगों ने सुना होगा, इसके अब आ गए हैं टॉपिक पर, जब ऐसे टॉपिक पर तो कुछ और बातें बता देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा 1 फरवरी को बजट पेश होता है देश में, और जब बजट पेश होता है तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको क्या मतलब है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो टीवी पर बैठ जाते हैं, मोबाइल पर बैठ जाते हैं लेके कि सर देखा जाए कौन कौन सा दाम प्रोडक्ट का महंगा होने जा रहा है, कौन कौन चीज आज से महंगा हो जाएगा, कौन कौन चीज सस्ता हो जाएगा। आप लोग बजट का भी देखिएगा, अभी तक नहीं देखे हैं ना, तो अभी भी देखिएगा, मोबाइल पे आपको इसी साल का बजट मिल जाएगा, 2023 का बजट आप लोगों को मिल जाएगा मोबाइल पे, अगर देखिएगा तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। पूरा निर्मला सीतारमन जी ने जो जो बोला संसद में आकर के बजट के बारे में, सारे प्रोडक्ट के बारे में, टैक्स सिस्टम के बारे में, कितना टैक्स कब लगेगा। इस साल टैक्स सिस्टम भी चेंज हुआ है, इस साल टैक्स सिस्टम भी चेंज हुआ है। इनकम टैक्स पहले 5 लाख तक एग्जेम्पशन था, अब एग्जेम्पशन का लिमिट बढ़ के 7 लाख हो गया है, वो इसी साल चेंज हुआ है। बहुत बड़ा बदलाव आया है टैक्स सिस्टम में। तो ये सब चीजें आगे के लेवल की पढ़ाई है, ये इतना कुछ हम नहीं बताएंगे आप लोगों का, नहीं तो बाउंस करने लगेगा। तो फिलहाल इतना जानिए कि प्रयास करना है। सर मेरे कहने का मतलब है कि अब आप लोग इतने भी छोटे बच्चे नहीं है कि प्रयास नहीं कर सकते हैं, प्रयास करना है। तो हम यही राय देंगे कि अगर आप में से कोई कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। हम तो सभी को कहेंगे जाके बजट देखने का प्रयास कीजिए, और उसमें से जितना ज्यादा सीख सकते हैं सीखने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा भी। बजट यूट्यूब पर जाके देखिएगा, या तो निर्मला सीतारमन जी कहते हैं जो कहती हैं वो वाला सीधे उठा के देखिएगा, और नहीं तो बहुत सारे न्यूज चैनल का या बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल पे बैठे हुए नॉलेजेबल पर्सन लोग हैं, वो लोग भी एनालिसिस विश्लेषण देते हैं बजट के बारे में, उनको देखिएगा, सुनिएगा, बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा देश के बारे में, कि सरकार कितना पैसा कहां से कमा रही है और कितना पैसा कहां खर्च कर रही है। उसी को तो बजट कहते हैं। बजट होता क्या है, कितना पैसा साल भर में सरकार कमाएगी या कितना पैसा कहां खर्च करेगी, उसी का हिसाब किताब, उसी को बजट कहते हैं। खैर वो सब डिस्कशन हम कभी और करेंगे। जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के बारे में भी उस दिन बहुत कुछ बताया जाता है, जरा सा ध्यान देंगे इधर। तो हमने कहा कि जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने बता दिया, निर्मला सीतारमन जी अध्यक्ष हैं ये बता दिया, और बाकी चीजें बता दिया, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी कभी लग ही नहीं सकता है, जैसे पेट्रोल, जैसे दारू पे, अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लग सकता है लेकिन फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे जीएसटी लगता है लेकिन 0% या नील रेट से लगता है, ठीक है सर। किस पे? अरे यार तुम अभी बता रहे थे तो तुम कहां थे? हम बोले कि प्रोडक्ट वाइज याद करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अच्छा है तुमको मालूम है कि रेस्टोरेंट में 18% लगता है, तो अच्छी बात है। लग्जरी प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, लग्जरी कार वगैरह पे 28% लगता है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो आपको बस यहाँ रेट याद कर लेना है कि कौन कौन से रेट से जीएसटी हमारे देश में लगते हैं। तो एक नील रेट या जीरो रेट हो गया, उसके बाद लगता है 3% से, बोलो कितने परसेंट से? 3% से लगता है। उसके बाद 3% के बाद 5% से लगता है, 5% के बाद 12% से लगता है, 18% से लगता है, और 28% से लगता है। फिलहाल इतना जीएसटी हमारे देश में लग रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर।
अगर अगर सुनना ध्यान से, अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट होगा, कौन सा स्टेट? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सप्लाई, और वो कोई स्टेट होगा, यूटी नहीं स्टेट, तो आप लोगों को मालूम है ना कौन सा जीएसटी लगेगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। और आपको बताए हैं कि दोनों में क्या हो जाता है? स्प्लिट, यानी हाफ हाफ हो जाता है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का हम सप्लाई करते हैं जिस पे 3% का जीएसटी लगता है, तो एसजीएसटी 1.5% हो जाएगा, 1.5%, और सीजीएसटी 1.5% हो जाएगा। समझ गए बात? समझ गए ना बात? अगर किसी प्रोडक्ट पे 5% लगता होगा तो एसजीएसटी 2.5% और सीजीएसटी 2.5%। अगर किसी प्रोडक्ट पे 12% लगता होगा तो एसजीएसटी 6%, सीजीएसटी 6%। अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% लगता होगा तो एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%। 28% लगता होगा तो एसजीएसटी 14%, सीजीएसटी 14%। अब ध्यान रखना, अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ही होगा, लेकिन अगर वो यूटी निकला, यूटी माने यूनियन टेरिटरी अगर हुआ, केंद्र शासित प्रदेश हुआ, तो वैसे परिस्थिति में कौन कौन सा जीएसटी लगेगा? यूटी जीएसटी लगेगा और सीजीएसटी लगेगा, और वो भी आधा आधा परसेंट से, हाफ हाफ परसेंट से। क्लियर है बात? मतलब अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप, ये सब समझ रहे क्या बात? तो ये सब का नाम सुने हो ना पहले बचपन से, ये सब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और वहां पर विद इन द स्टेट यानी विद इन यूनियन टेरिटरी कोई सप्लाई होता है तो वहां पर जीएसटी कौन कौन सा लगेगा? यूटी जीएसटी और सीजीएसटी, और वो भी आधा आधा परसेंट से, हाफ हाफ परसेंट से। मतलब कि यूनियन टेरिटरी में विद इन द स्टेट कोई सप्लाई होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कोई हो रहा है यूनियन टेरिटरी में, और जिस प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहे हैं उस पर अगर 3% का जीएसटी लगता होगा तो 1.5% यूटी जीएसटी और 1.5% सीजीएसटी। अरे बोलो ना, अगर किसी प्रोडक्ट पे 5% लगता होगा तो यूटी जीएसटी 2.5% और सीजीएसटी 2.5%। अगर किसी प्रोडक्ट पे 12% लगता होगा तो 6% का यूटी जीएसटी और 6% का सीजीएसटी। अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% लगता होगा तो यूटी जीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%। अगर किसी प्रोडक्ट पे 28% लगता होगा तो यूटी जीएसटी 14% और सीजीएसटी 14%। ये बात समझ गए कंसेप्ट? लेकिन जस्ट इमेजिन, अगर हमारा सप्लाई इंट्रा स्टेट ना होकर के इंटर स्टेट है, माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, और हम फर्क नहीं पड़ता है कि हम स्टेट में रहते हैं कि यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य चेंज हो गया ना, टेरिटरी चेंज हो गया ना, चेंज हो गया तो क्या बोलेंगे? उसको इंटर स्टेट बोलेंगे, और वहां पर कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी फुल परसेंट से। मतलब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक राज्य से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे राज्य में, फर्क नहीं पड़ता है। टेरिटरी चेंज हो गया, राज्य चेंज हो गया तो आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी फुल परसेंट से लगेगा। तो मान लो अगर इंटर स्टेट सप्लाई है और किसी प्रोडक्ट पे 3% का जीएसटी लगता है, तो फिर डायरेक्टली केवल क्या लगेगा? आईजीएसटी 3% से। किसी प्रोडक्ट पे 5% का जीएसटी लगता है और इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी 5% से। अगर 12% लगता होगा तो आईजीएसटी पूरा 12% से। अगर 18% लगता होगा तो पूरा आईजीएसटी 18%, और अगर 28% लगता होगा तो पूरा आईजीएसटी 28%। पूरा कंसेप्ट समझ गए? रेट का और जीएसटी का कंसेप्ट समझ गए अच्छे से? लाजवाब सर, अच्छे से ध्यान में रखना है ये सारा का सारा चीज। और आइए ये सारा कुछ सीखने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो सब लोग प्रैक्टिकल का। मैक्सिमम मैंने बता दिया कि मैक्सिमम जीएसटी कितना हो सकता है, यहां लिख भी दे क्या? मैक्सिमम जीएसटी कैन बी लेविड, मैक्सिमम जीएसटी रेट कैन बी, देखो क्या लिखे हैं हम, कैन बी माने हो सकता है नहीं, है तो 28% तक फिलहाल, लेकिन कैन बी यानी हो सकता है। मैक्सिमम जीएसटी रेट कैन बी अप टू, कहां तक हो सकता है? 40% तक हो सकता है। ये बात आपकी किताब में नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने जीएसटी पढ़ा है डिटेल में सीए इंटर में, तो इसलिए मुझे पता है, तो हमने लिख दिया। आ गया बात समझ में? वैसे तो जीएसटी के बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाएगा। आप लोग 11th क्लास हैं अभी, उतना कुछ बताने लगेंगे तो पता चलेगा खाली जीएसटी पढ़ाई हो रहा है 2-3 महीना। इतना कुछ है जीएसटी के बारे में बताने के लिए, 2-3 महीना खाली जीएसटी पढ़ा सकते हैं हम, लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड से काफी हाई हो जाएगा वो सब चीजें।
तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना अभी तक बताया उसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैसे अगर कोई ध्यान में रख सकते हैं तो एक आध गो प्रोडक्ट भी ध्यान आप लोग रख सकते हैं। नील रेट या जीरो रेट में आपका आ जाएगा डेली जो फूड आप लोग खाते हैं, भोजन वोजन करते हैं, उस पर नील रेट या जीरो रेट का लगता है। जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, नेचुरल हनी हो गया, फ्रेश है ना, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब पे नील रेट या जीरो रेट का जीएसटी लगता है। उसके बाद 3% वाला जीएसटी सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी वगैरह जो होता है, आप लोग ज्वेलरी जो लेते हैं खरीदते जाते हैं, उस पर 3% तक का जीएसटी लगता है। कभी जाइएगा किसी ऐसे दुकान में जो रसीद काट के देता होगा और जीएसटी भी लगाता होगा। जैसे आप चले जाइएगा, हाँ, तनिष्क में, जैसे आप तनिष्क में चले जाइएगा, तनिष्क ब्रांडेड बहुत है ना, तो तनिष्क में जाइएगा तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक रसीद बना के देता है। और उस पर देखिएगा, कोई ज्वेलरी खरीदिएगा वहां पर आप लोग तो देखिएगा लिखा होगा, अगर इंट्रा स्टेट किया होगा तो SGST CGST दोनों लगा के 1.5% लगाएगा, 3% टोटल। देखिएगा कभी रसीद में ध्यान से, ठीक है। खैर छोड़िए, तो समझ गए बात। 5% नॉर्मल कंजम्पशन पे 5% का जीएसटी लगता है। 12% वाला जीएसटी जो है वो आपके स्टिचिंग क्लोथ यानी कि कपड़ा सिलवाते उलवाते हैं आप कहीं और वो जीएसटी लगाता है तो 12% तक का जीएसटी लगाएगा। मोबाइल पे, फ्रूट जूस पे, वेजिटेबल जूस पे, मार्बल ग्रेनाइट जो आप लोग खरीदते हैं, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट पे आपको 12% तक का जीएसटी लगता है। 18% आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर ये सब पे लगता है कि नहीं। उसके बाद 28% का जीएसटी आपका पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक पे, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं उस पर 28% तक का जीएसटी होता है। और फिर लग्जरी प्रोडक्ट जितने होते हैं, लग्जरी कार्स वगैरह, उन सब पे 28% तक का जीएसटी लगता है, ठीक है। चलिए, वैसे ही ये सब विशेष याद करने की जरूरत नहीं थी, प्रोडक्ट वाइज मैंने बता दिया चूंकि बुक में दिया था, इसलिए बस आप लोगों को रेट याद रखना है। तो शुरू किया जाए, बोलो ना, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट बनाते हैं। कोई बात नहीं, जिस ट्रांजेक्शन में दिया होगा केवल उसी ट्रांजेक्शन में एंट्री करेंगे, दैट्स इट। मिटाए क्या जी? देखो बहुत डिटेल में हम लोग जीएसटी को समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ, हेडिंग बनाओ, किसके बुक में बनाना है जी? नाम दिया है राजीव रंजन, तो लिख लो राजीव रंजन। इन द बुक ऑफ राजीव रंजन क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। चलो शुरू करते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। डेट दिया होगा तो डेट, नहीं तो सीरियल नंबर, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद LF। लाइनवा आप लोग तनी सीधा खींचिएगा। उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। लिख लोगे? आवाज नहीं होना चाहिए। चलो लिखा है क्वेश्चन, परचेज गुड्स, कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजीव रंजन। तो हमने फॉर्मेट में लिख दिया इन द बुक्स ऑफ राजीव रंजन, उसके नीचे लिख दिया जर्नल एंट्री। और पहला ट्रांजेक्शन देखो डेट वाइज नहीं दिया है, जब डेट वाइज नहीं दिया तो क्या लिखेंगे? यहां पर सीरियल नंबर लिखेंगे। तो सीरियल नंबर 1 क्या कहता है सर? पहला नंबर कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में माल खरीदा 60,000 का। बताओगे नगद में माल खरीदे हैं तो गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो इसमें क्वेश्चन में हेडिंग में भी नहीं बताया था और ना ही ट्रांजेक्शन में बताया कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो नॉर्मली जब कुछ नहीं बताया है तो अपने मन में कुछ भी थोड़ी लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, सिंपल एंट्री करेंगे जैसे पहले जर्नल एंट्री चैप्टर में करते थे। नरेशन लिख लोगे? अरे बोलो ना भाई। यस सर, कितना रुपया? 60,000 रुपए। कोई दिक्कत? चलो दूसरा एंट्री बोलो, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कहता है?
परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, यानी फर्नीचर मार्ट से हमने फर्नीचर खरीदा है। नगद में कि उधार में? नाम दिया है तो उधार में। तो फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीदे है ना, एंट्री कोई बताएगा? फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट, डेबिट टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट। अच्छा बताओ, क्या अब ये कहने और पूछने की आवश्यकता नहीं ना है? क्या अब ये कहने और पूछने की आवश्यकता नहीं ना है कि सर ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट काहे हुआ है या फर्नीचर मार्ट क्रेडिट काहे हुआ है? सर ये तो बचपन वाली बात थी, है ना, जब नया नया कॉमर्स पढ़ना शुरू किए थे तो पूछते थे ध्यान रखना है फर्नीचर डेबिट का है। अब तो सर ये बच्चा वाला बात लग रहा है ना, नहीं बता सकते क्या? चलो, तो ये सब हम डिस्कशन अभी नहीं करने जा रहे हैं कि फर्नीचर डेबिट काहे हुआ है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। चलो, अब तो सर हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, जर्नल पढ़ लिया, लेजर पढ़ लिया, कैश बुक पढ़ लिया, सब्सिडरी बुक पढ़ लिया, जीएसटी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए सर डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है। चलो, कोई बताएगा फर्नीचर कितने का खरीदे हैं फर्नीचर मार्ट से? 20,000 का खरीदे हैं, तो लिख देंगे 20,000। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तीसरा ट्रांजेक्शन देखो, लिखा है गेव लोन टू अमलेश। अब लो, अमलेश को लोन दिया, अमलेश नाम का एक आदमी है, उसको लोन दिया है। अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो लायबिलिटी है, लेकिन किसी को लोन देते हैं तो एसेट है, क्योंकि वहां से इंटरेस्ट कमाने का चांस रहता है। बोलो ना। तो अमलेश को लोन दिया है तो एसेट होगा कि लायबिलिटी? पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब देना। एसेट होगा कि लायबिलिटी? एसेट। तो एंट्री में क्या लिखेंगे? लोन दिए है ना अमलेश को, तो लिखेंगे लोन टू अमलेश, हमारे लिए एसेट हो गया ना। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट टू पैसा दिए है ना उसको, तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नरेशन लिख लेंगे, बोलो ना। चलो, रुपया कितना है? 10,000। कोई डाउट किसी को? चलो, चौथा नंबर ट्रांजेक्शन देखो, लिखा है पेड इन फुल सेटलमेंट टू फर्नीचर मार्ट 19,000। अरे भाई साहब, 19,000 रुपया में फुल सेटलमेंट कर दिए। रुपया देना कितना था? कितना रुपया देना था? फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर 20,000 का खरीदे थे, देख रहे हो 19,000 में सेटलमेंट कर दिए। एंट्री बताओगे? फर्नीचर मार्ट नाम का लायबिलिटी खत्म, खत्म तो डेबिट, तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, पैसा दिए तो कैश अकाउंट, डिस्काउंट मिला ना हमको। अरे भाई, 20,000 का सेटलमेंट 19,000 में कर दिए, तो 1,000 का डिस्काउंट नहीं मिला, डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट अकाउंट, इनकम हुआ ना, क्रेडिट में लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलो बताओ, फर्नीचर मार्ट 20,000, कैश 19,000 और डिस्काउंट 1,000। नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर। 4 गो ट्रांजेक्शन हो गया। अगला देखो, 5 नंबर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू आलम। सोल्ड गुड्स टू आलम, आलम नाम के व्यक्ति को माल बेचा गया है। कॉस्टिंग यानी लागत कितना था गुड्स का? 60,000 रुपया। मतलब आलम नाम के व्यक्ति को 60,000 रुपए का माल बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। हाँ हाँ, ध्यान दो ध्यान दो, 20% ऑन सेल कह रहा है ना 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 ना, घबरा जाएगा। आप लोगों को कुछ दिन पहले भी हम ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। सर कॉस्ट आपको 60,000 दिया है, अब प्रॉफिट जो है वो सेल का दिया है, कॉस्ट का नहीं दिया है कि आप 60,000 का 12% निकाल दीजिएगा। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहता ना, तो कॉस्ट आपको मालूम है, उसका आराम से 12% निकाल देते हैं। लेकिन कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल, सेल आपको पता ही नहीं है, तो निकालेंगे किस पर? सेल आपको पता ही नहीं है सर, तो निकलेगा कैसे? समझ आ रहा है क्या? तो कॉस्ट दिया हो आज सेल पे निकालने के लिए प्रॉफिट कहे, तो फिर क्या करेंगे आइए देखते हैं। इधर मिटा दें। देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट कितना दिया है? 60,000 रुपया। अब प्रॉफिट ऐड करने के लिए बोल रहा है ना, ऐड प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट एट द रेट कितना? 12%, लेकिन ऑन सेल बोला है, सेल बोला है ना, सेल हमको पता ही नहीं है, सॉरी 20% है, ओके। तो 20% ऑन सेल बोला है ना,
सेल हमको पता ही नहीं है, तो किसका निकालेंगे? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो प्रॉफिट होता है वो कैसे निकाला जाता है? तो जो भी ये कॉस्ट लिखा है ये इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला पहले भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, बताए थे। यानी कि 20,000 इंटू 20 बटा 100 प्लस 20, तो ये कितना हो गया? 20,000। अच्छा ये, हाँ सॉरी ये 60,000 है, ये वाला लिखेंगे ना 60,000। 60,000 इंटू 20 बटा 120, तो ये कटेगा कितने बार में? 6 बार में। 20 छक 120, 6 बार में कट गया। अच्छे से ये 60 10 बार में कट जाएगा, तो ये कितना बचा यहाँ पर? 10,000 रुपया का प्रॉफिट आया। कैसे आया समझ में आया? 12,000 नहीं होगा सर, 10,000 रुपया प्रॉफिट होगा। आपको बस ये समझना है प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आपको यहाँ सेल पर निकालना है। सेल वैल्यू पता है क्या आपको? जब वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकालिएगा सेल पर? तो माना जाएगा कि जो भी वैल्यू दिया है ये 100% वैल्यू है। ये 60,000 क्या है? 100% वैल्यू है। सेल पे बोला है निकालने के लिए, सेल आपको पता ही नहीं है, ये कॉस्ट है ना। अरे ये 60,000 क्या है? कॉस्ट है 60,000। सेल पर आपको प्रॉफिट बोला है निकालने के लिए, सेल आपको पता ही नहीं है, नहीं ना पता है। तो अगर आप इसको 100% मानते हो और 20% का अगर प्रॉफिट है तो 120% होगा ना। ये सेल क्या होगा? 120%। क्या समझे? तो इसीलिए ये 120% सेल है, इसीलिए देखो यहां पर 120 से भाग दिए हैं। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट इतना पेचीदा बना करके समझने से अच्छा है कि फॉर्मूला याद कर लो, क्लियर है। हाँ कॉन्सेप्ट समझना है तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये जान लो। ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। कि कॉस्ट दिया है 60,000, सेल नहीं पता है तो इसको 100% फिगर मान लीजिए। कॉस्ट में जब हम लोग प्रॉफिट जोड़ते हैं, कॉस्ट में प्रॉफिट जब हम लोग जोड़ते हैं तभी ना जाके सेल बनता है। अरे लागत कितना है? 100 रुपया। अब 20% प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल वैल्यू 120 रुपया नहीं होगा। तो सेल वैल्यू को कितना मानेंगे? 120%, ठीक है। कॉस्ट को कितना मान लिया? 100%। लेकिन प्रॉफिट किस पर बोला है? सेल पर निकालने के लिए। अगर कॉस्ट पे बोला होता तो यहाँ कॉस्ट इंटू रेट बाई 100 कर देते, क्योंकि कॉस्ट 100% है। लेकिन चूंकि सेल पे निकालना है तो रेट बाई 120 करना पड़ेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। आपको ये कॉन्सेप्ट माने ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कैसे बना है? तो इस कॉन्सेप्ट से बना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो तो चलो आपके सामने देख सकते हैं कि आपको कॉस्ट भी पता हो गया, प्रॉफिट भी पता हो गया। सेल वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा? बोलो ना, सेल वैल्यू कितना हो गया? 60 10 70,000। माने 60,000 का माल 10,000 रुपया के प्रॉफिट पे बेचे हैं। और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? यस सर, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज 6% CGST एंड 6%। तो पहले लेस करेंगे ना, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना? एट द रेट 10%। तो निकालो ना, 70,000 रुपए का 10% कितना हो गया? बोलो 7,000। 7,000 रुपया क्या कर देंगे? माइनस कितना बचेगा यहाँ पे? 63,000। अब इस 63,000 पे क्या करना है? GST चार्ज करना है। तो यहां पर लिखो ऐड SGST एट द रेट 6%। बताओगे 63,000 का 6% कितना होगा? निकालना पड़ेगा। 63,000 का 6% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 630 में से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 और 36 1 37, 3,780, 3,780। तो SGST 6% कितना आया? 3780। तो CGST एट द रेट 6%, ये भी तो उतना ही आएगा ना 3780, क्योंकि इक्वल इक्वल अमाउंट होता है ना दोनों। 3780 3780। तो बोलो टोटल जोड़ के कितना हुआ? टोटल जोड़ के कोई बताएगा? 3 3 6 3 9 9 1 10, 70,560 रुपया ये कहलाएगा टोटल अमाउंट हम जो उससे लेंगे, सामने वाले व्यक्ति से। तो कहता है कि आलम को बेचा गया 60,000 का माल 20% प्रॉफिट पे, तो सेल वैल्यू इतना हो गया। उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए और 6% CGST 6% SGST लगा दिए। इस प्रकार से आपका वैल्यू निकल के आया ये। तो यही वाला वैल्यू हम लोग लिखेंगे वहां पर।
चलो तो आलम को बेचे हैं ना जी, बोलोगे नगद में कि उधार में? कोई बताएगा? आलम को नगद में बेचे हैं कि उधार में बेचे हैं? उधार में बेचे हैं, तो एंट्री कोई बताएगा? आलम को बेचे हैं तो आलम अकाउंट डेबिट, माल बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, जीएसटी भी तो लगा है, टू आउटपुट, सेल के साथ आउटपुट होता है ना, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट। चलो बताओ एस जीएसटी सी जीएसटी का अमाउंट कितना है? 3780, 3780, 3780 और उसके ऊपर सेल का अमाउंट 63,000 और इस प्रकार से टोटल जोड़ के कितना हो गया? आलम से लेना है 70,560 रुपया। आया समझ में? ये रहा आपका ट्रांजेक्शन नंबर 5 का सॉल्यूशन और इसके साथ ही हमारा ये 5वां ट्रांजेक्शन खत्म होता है। चूंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जोड़ो तो अमाउंट। हाँ, और ये सब फिगर कहां से आया उसके लिए यहां डाल दो वर्किंग नोट नंबर 1। कोई दिक्कत? चलो बताओ, कैरी फॉरवर्ड करो, सबको जोड़ो तो कितना आएगा? 60, 20, 80, 10, 90, 90, 1,10,000, 1,80,560। कोई दिक्कत किसी को? चलो इसके बाद वाला एंट्री करोगे? इसके बाद वाला एंट्री क्या है? 5 नंबर के बाद 6 नंबर, अमाउंट फर्दर इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। वाह जी वाह, बिजनेस में कुछ और पैसा लगाया गया, तो बिजनेस में पैसा लगाने का एंट्री नहीं जानते हो? कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। 6ठा नंबर एंट्री हो जाएगा? जल्दी जल्दी कर दे क्या हम ही? जल्दी जल्दी तुम लोग लिखोगे तो मिटा के कर देंगे। ऊपरवा का ऊपर का मिटा दें, उधर उधर उस साइड का, उस साइड का ऊपर वाला। अरे बोलो ना, उस साइड का ऊपर वाला मिटा दें। जल्दी कर, देखो क्वेश्चन में विशेष दम नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलो ध्यान दो। तो 2 ठो एंट्री और बचा है, हम उधर का मिटा करके ऊपर का 2-3 ठो एंट्री, उधर 2-3 ठो एंट्री लिख देते हैं, खत्म हो जाएगा। बोलो लिख दें? चलो ध्यान दो। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिख दें। यहां पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना रुपया है जी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में? बोलो तो 1,80,560, 1,80,560। चलो बताओ, ट्रांजेक्शन है 5 गो हो गया है, 6ठा ट्रांजेक्शन कहता है अमाउंट फर्दर इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। बोलो तो क्या होगा 6ठा नंबर? कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दोगे, एंट्री बोलोगे, अमाउंट, अमाउंट बोलो 20,000। कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी से अगला बोलो, अगला बोलो फटाफट। 6 के बाद 7वां ट्रांजेक्शन बोलो। परचेज एंड ओल्ड मशीनरी एट 28,000 फ्रॉम झाजी, पेड 2,600 रुपया ऑन इट्स रिपेयर एंड 500 रुपया ऑन इट्स कैरेज। अरे बताए थे ना जी, जब कोई भी कैपिटल नेचर का एसेट खरीदते हैं और उस पर अलग से कोई खर्चा किया जाता है तो उन सभी खर्चों को उसी एसेट में जोड़ दिया जाता है और एसेट के नाम से ही दिखाया जाता है। बता चुके हैं। तो बताओ क्या खरीदे हैं? तो मशीन अकाउंट डेबिट, झाजी से खरीदे हैं ना, तो उधार में खरीदे हैं ना जी, तो उनका नाम लिख देंगे, टू झाजी अकाउंट। नरेशन लिख देंगे। रुपया बोलो तो रुपया 20,000 रुपया प्लस, सॉरी 28,000 प्लस 2,600 प्लस 500, तीनों जोड़ दो, कितना होगा? 31,100। लास्ट बोलो, लास्ट बच गया है बस 31,100। चलो 8वां नंबर लास्ट बोलो। 2 के लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से एगो लोन लिए हैं, तो बताओगे बैंक से एक ठो लोन लिए हैं तो पैसा आया, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम,
लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे? बैंक टू का लोन फ्रॉम बैंक कितना रुपया? 30,000। चलो 30,000 रुपया टोटल जोड़ोगे, यहां क्या लिखेंगे अब बोलो? ग्रैंड टोटल। चलो जल्दी से बता दो। 2,66,700, 2,66,700 आंसर। चलो खत्म सर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बना के लाइएगा घर से, कोशिश कीजिएगा 2, 3, 4 जहां तक बन सके, ठीक है? क्योंकि सारा कंसेप्ट बता दिए हैं, अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस फटाफट क्वेश्चन बनाना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा बनेगा। चलिए मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।